Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nanika. It's me. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका 11th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ब्लड प्रेशर को जो है वो डिटेल से देखेंगे। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सर्कुलेटरी पाथवेज जो थे वो समझाए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उनकी जो है वो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले इससे पिछला लेक्चर जो है वो लाजमी सुन लेना है ताकि आपको उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और स्टूडेंट्स, जब आप पिछला लेक्चर समझ लेंगे तो आपको ये लेक्चर समझना जो है वो और भी आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आए हम जो है वो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके हवाले से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आपने इस टॉपिक को जो है वो आपका मेजर फोकस शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए। और अगर बिलफर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों आप उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो इस लफ्ज़ ब्लड प्रेशर के ऊपर गौर करें ना, तो ये जो प्रेशर टर्म है बच्चों, आप इसको फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लगती है हम उसको जो है वो प्रेशर का नाम देते हैं। फिर बच्चों इसी से ही प्रेशर का ऐसा यूनिट भी निकलता है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। बच्चों एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों इससे जो प्रेशर का यूनिट निकलता है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना बच्चों, ये प्रेशर का जो है वो ऐसा यूनिट है। लेकिन इसके अलावा प्रेशर को मेजर करने के और भी काफी सारे यूनिट्स हैं। जिस तरह से एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस तरह से बच्चों पास्कल ये भी एक यूनिट है। इसी तरह से टॉर ये भी प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। बच्चों इसी तरह से एक यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एच जी कहते हैं मरकरी को। तो एम का मतलब होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये भी प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। आप इसकी जो डिटेल्स जो हैं वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। मैंने आपको इसका जो है वो बुनियादी ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि प्रेशर क्या होता है, कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसको मेजर करने के बच्चों अलग अलग यूनिट्स हैं, जिनमें से ये जो मिलीमीटर ऑफ मर्करी का यूनिट है ना बच्चों, इसको हम अपने इस लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं, जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, तो बच्चों अब प्रेशर आपको पता है कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन भी यही है कि जो ब्लड बच्चों यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बच्चों ये जो एरिया है ये किस चीज का एरिया है? बच्चों ये एरिया जो है ये है ब्लड वेसल्स का। क्योंकि आपको पता है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती हैं, हार्ट, उसके बाद बच्चों ब्लड, और फिर ब्लड वेसल्स। जो दिल है बच्चों वो ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड है बच्चों वो ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो करता है। ठीक है। जो बच्चों जब दिल जो है वो खून को पंप करता है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, तो बच्चों खून जो है फिर आगे से जो खून की नालियों के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो यहीं से बच्चों इसकी डेफिनेशन जो है वो बनती है, ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स। बच्चों उस फोर्स की पैमाइश करना, एक्सर्टेड जो लगाई जाती है बाय ब्लड, खून के जरिए, ब्लड के जरिए, अगेंस्ट द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियों की सबसे अंदर वाली दीवार है उसके खिलाफ जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है उसको जब हम मेजर करते हैं तो हम इसे जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं इनकी तीन लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। दरम्यान वाली लेयर को बच्चों हम ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ठीक है, ये हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे असल में जो ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर बच्चों जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको देखें। अब बच्चों ये जो फोर्स है कीप्स ब्लड फ्लोइंग। बच्चों ये जो फोर्स है ये खून को जो है वो फ्लोइंग रखती है, खून को जो है वो बहने की इजाजत देती है फ्रॉम हार्ट, दिल से, टू द एंटायर कैपिलरी नेटवर्क इन द बॉडी। बट जिस्म के अंदर जितना भी कैपिलरी नेटवर्क है उस तमाम से जो है वो खून फ्लो कर सकता है। बच्चों यहाँ पे देखें, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इस ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो बच्चों यहाँ से जो ब्लड जो है वो इसके जरिए, इस नाली के जरिए फ्लो करता है। बच्चों अब ये जो नाली है इसको जो है वो हम ब्लड वेसल या फिर आर्टरी का नाम देते हैं। आर्टरी वो खून की नाली होती है जो कि खून को जो है वो दिल से दूर लेके जाती है। फिर बच्चों इस तरह से ये जो आर्टरी है डिवाइड करती है आर्ट्रियूल्स में, आर्ट्रियूल्स डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में। फिर बच्चों कैपिलरीज के लेवल तक खून को ले जाने के लिए ये जो प्रेशर है ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है।
उसके बाद बच्चों इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इन अ यंग अडल्ट इज, बच्चों ब्लड प्रेशर को जो है वो हम आमतौर पर दो वैल्यूज के अंदर मेजर करते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों जो सिस्टोलिक प्रेशर है इसकी वैल्यू होती है 120 mm ऑफ मर्करी, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 75 से लेकर 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब इसके दरमियान बच्चों ये वेरी कर सकती है, 75 से लेकर 85 के दरमियान जो है ये वेरी कर सकती है। मतलब 80 भी हो सकती है, 81 भी हो सकती है, 82 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ब्लड प्रेशर, तो आपने इसके डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो लाजमी लिखनी है। अब बच्चों इनकी डिटेल, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है इसकी डिटेल जो है वो हम आगे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब बच्चों सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बच्चों ये जो लफ्ज है ना सिस्टेमिक, ये असल में सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी पिक्चर दिखाई थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी पाथवेज हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और एक को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है बच्चों? दिल से खून का जिस्म के तमाम हिस्सों तक जाना सिवाय लंग्स के, दिल से खून का जिस्म के तमाम हिस्सों तक जाना सिवाय लंग्स के, और वहां से फिर उस खून का वापस दिल तक आना बच्चों, इसे हम जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर ये जो लफ्ज सिस्टेमिक है ये इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बच्चों आर्ट्रियल जो लफ्ज है कि आर्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिस्टेमिक आर्ट्रियल का क्या मतलब है बच्चों? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज मौजूद हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों सिस्टेमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर क्या है कि बच्चों ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज मौजूद हैं उनकी इनर वॉल के ऊपर एक्सर्ट करता है, ठीक है। बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें, सिस्टेमिक आर्टरियल ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन सिस्टेमिक आर्टरीज। बच्चों सिस्टेमिक आर्टरीज क्या हैं? ये ऐसी आर्टरीज हैं जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर मौजूद होती हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वो सर्कुलेशन है जो कि बच्चों खून को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों तक सिवाय लंग्स के लेके जाते हैं और फिर वहां से जो है वो खून को वापस दिल तक लेके आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप होपफुली आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं द टर्म ब्लड प्रेशर, बच्चों ये जो लफ्ज ब्लड प्रेशर है ना जो कि हम इससे पहले डिस्कस करके आए हैं, मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द सिस्टेमिक एट्रियल ब्लड प्रेशर। बच्चों ये जो हम लफ्ज ब्लड प्रेशर इस्तेमाल करते हैं और जिसको हम मेजर करते हैं बच्चों ये असल में सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें ना, हम पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यहाँ पे देखें पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है बच्चों हम इसको मेजर नहीं करते, हम बच्चों असल में सिस्टेमिक आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो असल में जो हम कॉमनली ब्लड प्रेशर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको आप अगर मजीद प्रिसाइज बात करना चाहें तो बच्चों आप उसको सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लफ्ज ब्लड प्रेशर है ये हम सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं बच्चों। उसके बाद वो कहता है कि जो ब्लड प्रेशर है इज हाईएस्ट इन एओर्टा, ये सबसे ज्यादा जो है वो एओर्टा के अंदर होता है बच्चों, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर। सिस्टेमिक आर्टरीज से बच्चों फिर जैसे जैसे डिवीजन्स होती जाती हैं, खून की नालियां जो है वो मजीद छोटी होती जाती हैं, तो ये जो ब्लड प्रेशर बच्चों ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता चला जाता है। बच्चों यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ये एओर्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है पिंक कलर का। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें कलर चेंजेस आ रहे हैं और ये जो कलर चेंजेस हैं ये नीचे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एओर्टा, ये सबसे मेन आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। एओर्टा बच्चों तकसीम करके जो है वो आर्टरीज बनाता है, ठीक है। अब बच्चों आर्टरीज जो हैं ये एओर्टा से निकलती हैं और जिस्म के अलग अलग हिस्सों को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद बच्चों आर्टरीज जो हैं फिर तकसीम करके बनाती हैं आर्ट्रियूल्स, आर्ट्रियूल्स बच्चों तकसीम करके बनाते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज के लेवल पर बच्चों फिर गैशियस एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल्स बनाते हैं, वेन्यूल्स आपस में मिलकर वेन्स बनाते हैं, और बच्चों जो वेन्स हैं फिर ये आपस में मिलकर सबसे बड़ी वेन बनाते हैं जिसको हम वेना कैवा कहते हैं, जो कि दो हैं, एक है सुपीरियर वेना कैवा और एक है इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो बच्चों वो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है ना ये एओर्टा के अंदर होता है, ठीक है। अब बच्चों एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है कि सबसे बड़ा चैम्बर है दिल का, बच्चों उसके जो दीवारें हैं वो भी बहुत मोटी होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बच्चों तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ब्लड के ऊपर, जिसकी वजह से जो ब्लड है फिर जब वो एओर्टा के अंदर आता है तो उसके अंदर जो है वो बहुत प्रेशर होता है। तो एओर्टा के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है,
जब वेंट्रिकल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जाहिर सी बात है, जब एक मरतबा वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड एओर्टा के अंदर चला गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, रिलैक्स करना है। जब बच्चों वो रिलैक्स करता है तो यहाँ पर एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और कितना कम होता है बच्चों, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता होता आ जाता है। उसके बाद बच्चों फिर वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर 120 तक दोबारा चला जाता है, फिर वो रिलैक्स करता है तो फिर 80 तक आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120, ठीक है। तो जब बच्चों जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो 120 तक जाता है, और उसके बाद जब वो रिलैक्स करता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो 80 तक आ जाता है। तब बच्चों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो प्रेशर सबसे मैक्सिमम जाता है बच्चों, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक का बच्चों मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कि वो प्रेशर है जो कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में जनरेट होता है, ठीक है। जबकि बच्चों ये वाला जो प्रेशर है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो जो प्रेशर बच्चों हम मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। डायास्टोलिक बच्चों ये जो लफ्ज़ है ना डायास्टोलिक, इसका मतलब ही रिलैक्सेशन होता है। तो डायास्टोलिक प्रेशर से मुराद ये है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो उसके नतीजा में जितना प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक है, और वो मिनिमम प्रेशर जो कि कम होते हैं, इसको हम जो है वो डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम इन्हीं दो प्रेशर्स को जब मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है, फिर सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर बच्चों जो है वो पहले से कम हो गया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें अचानक आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और फिर कैपिलरीज के अंदर देखें बहुत कम हो गया है जो ब्लड प्रेशर है। उसके बाद बच्चों फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत कम होता रहता है। अब बच्चों कैपिलरीज के लेवल पर ब्लड प्रेशर जो है कम होने की वजह क्या है, क्योंकि कैपिलरीज ने बच्चों इस लेवल के ऊपर होना है गैशियस एक्सचेंज, और गैशियस एक्सचेंज के अलावा बच्चों और भी मटीरियल्स का यहाँ पर एक्सचेंज होना है। तो मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए बच्चों ये ज़रूरी है कि यहाँ से जो ब्लड है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्लो करे, क्योंकि अगर ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा और वो तेज़ी से गुजर जाएगा तो चीज़ों का जो तबादला है वो ज़्यादा मौसर तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, ये उसकी डिमांड है कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है, और ये जो ग्राफ है बच्चों आप लोगों ने इसको जो है वो लाजमी ड्रॉ भी करना है, अगर आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। बहुत आसान है, आप इसकी जो है वो 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। आपने सिंपल इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ से जो है वो आपने बाल पॉइंट के साथ ना, ठीक है, डिम सी लाइन से लगा लेनी है, और उसके नीचे इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। और फिर बच्चों आपने ये जो आपको नज़र आ रही है कर्व्स, ठीक है, जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है इसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। इसके बाद बच्चों यहाँ से जो आपसे अगला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफाइन पल्स। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि पल्स क्या होती है। बच्चों पल्स देखें क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड, बच्चों जब खून फ्लो करता है, बहता है, क्रिएट्स, तो बच्चों वो जो खून का बहना वो पैदा करते हैं क्या, रिथमिकल। बच्चों रिथमिकल कहते हैं एक तरतीब के साथ, ठीक है, रिदम के साथ, कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चों एक रिदम के साथ हो रही है, एक तरतीब के साथ हो रही है, उसके लिए हम लफ्ज जो है वो रिथमिकल इस्तेमाल करते हैं। थ्रोबिंग, बच्चों थ्रोबिंग का मतलब होता है धड़कना। थ्रोबिंग का मतलब क्या होता है, धड़कना। अब बच्चों किस चीज का धड़कना, आर्टरीज का धड़कना। बच्चों अब जब जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर से फ्लो करता है, सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर से फ्लो करता है, तो बच्चों वहां पर वो एक रिदम के साथ, एक तरतीब के साथ बच्चों धड़कन को क्रिएट करता है, धड़कन को पैदा करता है। मसलन बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो फिर जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ जब आर्टरीज के अंदर आता है, ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज की दीवारें हैं ना, वो बच्चों क्या कर जाती हैं, वो एक्सपैंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं। फिर बच्चों जब वो फैल जाती हैं, फिर जब वो वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों जब रिलैक्स करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होता है, फिर वो दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, फिर बच्चों वो एक्सपैंड करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर एक्सपैंड करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो बच्चों इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजा में ना थ्रोबिंग क्रिएट होती है। थ्रोबिंग हम कहते हैं धड़कने को, ठीक है, और ये जो है ये रिथमिकल होती है, रिदम के साथ चल रही होती है, ठीक है। तो बच्चों ये आर्टरीज के अंदर खून के बहने की वजह से ये जो रिदम के साथ धड़कन पैदा होती है, इसको जो है वो हम किसका नाम देते हैं, पल्स का नाम देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि आपने जो है पल्स को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें वो कहता है
पल्स कैन ओनली बी फेल्ट इन आर्टरीज। बच्चों जो पल्स है इसको सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज के अंदर ही महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक तो आर्टरियल की जो दीवारें होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, उनके इलास्टिक होने की वजह से वो जो पल्स है वो उसके अंदर जो है वो महसूस की जा सकती है। अगर वो इलास्टिक ना हो तो वो एक्सपैंड क्यों करें? ऐसे ही है ना, अगर वो इलास्टिक नहीं होंगी तो वो एक्सपैंड जो है वो किस तरह से करेंगी? तो एक तो उसकी दीवारें इलास्टिक होती हैं, दूसरा उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ज्यादा प्रेशर के साथ आता है। इसी वजह से जो पल्स है ये सिर्फ आर्टरीज के अंदर फील की जाती है। बच्चों नॉर्मली पल्स को फील करते हैं, ठीक है, वो इन दो जगहों से करते हैं, एक को नेक से, एक बच्चों रिस्ट कहते हैं कलाई से। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थंब होता है ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द थंब। बच्चों थंब के बिल्कुल इसके नीचे, थंब के बिल्कुल नीचे इस पॉइंट के ऊपर बच्चों जब आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है वो रखेंगे, और बच्चों फिर जब रखने के बाद आप इसको जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है, हाथ को आपने बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, ये जो हाथ है इसको आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और जब आप बच्चों दबाएंगे इसे तो आपको जो है वो पल्स फील होगी, ठीक है। जब बच्चों आप उस पल्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों ये जो सांस की नाली है इसके बिल्कुल पीछे बच्चों आप अपनी दो फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, बच्चों आप इन दोनों को रख के यहाँ से इस पॉइंट से भी जो है वो पल्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये जो लाइन है ना, ये आपकी बुक में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन आप जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। इसकी अहमियत क्या होती है पल्स की? इट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट बीट रेट। बच्चों जो पल्स है असल में दिल की धड़कन की रफ्तार ही को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कैसे? क्योंकि जो नंबर ऑफ पल्सेस बच्चों फेल्ट पर मिनट, एक मिनट के अंदर आप जितनी पल्सेस, जितनी थ्रोबिंग जो है वो आप महसूस करते हैं, वो आम तौर पर कोरस्पॉन्ड, वो मुताबिकत रखती है टू द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। बच्चों देखे ना, जब दिल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो आर्टरी की दीवार है वो एक्सपेंड करेगी, जब वो रिलैक्स करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आर्टरी की दीवार जो है बच्चों फिर एक्सपेंड कर जाएगी। तो जितनी मरतबा दिल धड़केगा उतनी ही मरतबा यहाँ पे बच्चों पल्स जो है वो क्रिएट हो गई। तो ये जो नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट है बच्चों, ये आम तौर पर हार्ट बीट्स पर मिनट को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। बच्चों इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो यहाँ पे मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को रख के बच्चों आप थ्रोबिंग को काउंट करते हैं, ठीक है। आप 30 सेकंड्स के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। आप अपने सामने जो है एक स्टॉप वॉच रख लें, उसमें आप बच्चों उसको स्टार्ट करें और थ्रोबिंग को 30 सेकंड्स तक काउंट करें। फिर आमतौर पे जो वैल्यू आती है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्ज करें बच्चों के एक शख्स की जो है वो मैंने पल्स चेक की है और 30 सेकंड्स के अंदर जो थ्रोबिंग की काउंट है वो 35 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक मिनट के अंदर अकाउंट आ जाएगी। तो एक मिनट के अंदर बच्चों उसकी जो पल्स होगी वो कितनी होगी? 70 होगी। तो अभी जो 70 पल्सेस है ना बच्चों पर मिनट, ये असल में 70 हार्ट बीट्स पर मिनट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ये सारी बातें जो है वो बता दी हैं। आपको जो है वो पल्स को चेक करना आना चाहिए। इसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बच्चों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, इट इज द मैक्सिमम आर्टेरियल प्रेशर। बच्चों ये जो मैक्सिमम प्रेशर जो कि आर्टरीज के अंदर मेजर कर सकते हैं उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द मिनिमम आर्टेरियल प्रेशर। आर्टरीज के अंदर बच्चों, सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर जो सबसे कम प्रेशर जो है जिसको मेजर किया जाता है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। अब बच्चों ये जो सिस्टोलिक प्रेशर ये होता क्यों है? ये तब होता है जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप वेंट्रिकुलर सिस्टोली भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप बहुत प्रिसाइजली बात करें तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजा में ये जो प्रेशर है ये जनरेट होता है, ठीक है। और ये कब होता है बच्चों? डायस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करते हैं, जिसको आप डायस्टोलिक फेज कह सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं फिर यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कौन सा वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बच्चों जब आपको पता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली होता है, वेंट्रिकल जो है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हार्ट जो है वो ब्लड को फोर्स करता है कि वो एओर्टा के अंदर जाए, दूसरा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाए। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एओर्टा के अंदर भेज देगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भेज देगा। इसी तरह से बच्चों जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इसके दौरान फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों जो नॉर्मल वैल्यू होती है
सिस्टोलिक प्रेशर की एक यंग अडल्ट के अंदर वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 75 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है बच्चों, इसको आमतौर पे लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम सिस्टोलिक प्रेशर को लिखते हैं, फिर स्लैश लगाते हैं और फिर बच्चों हम डायस्टोलिक प्रेशर को लिखते हैं। ठीक है, और फिर साथ में जो यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इस तरह से जो है बच्चों ब्लड प्रेशर को जो है वो कन्वेंशनली रवायती अंदाज में जो है वो लिखा जाता है। ये आपकी बुक की लाइन है, ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है कि इसको किस तरह से लिखते हैं। आपसे वो अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, आपसे कह सकता है कि क्या हम ब्लड प्रेशर को इस तरह से लिखते हैं कि पहले हम डायस्टोलिक प्रेशर और फिर हम सिस्टोलिक प्रेशर को, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। हम पहले सिस्टोलिक प्रेशर और फिर डायस्टोलिक प्रेशर को लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो तकरीबन, अगर आप एक एवरेज ले लें, ठीक है, तो वो 80, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 75 से लेकर 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जो है ये वेरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बच्चों अभी जो लफ्ज़ है ना स्फिग्मो, ये पल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पल्स को। ये जो लफ्ज़ है मैनो बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? प्रेशर को। और मीटर कहते हैं, आपको पता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो। तो बच्चों स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मुराद है? पल्स प्रेशर मीटर। कि बच्चों जो पल्स, आप समझ सकते हैं ना पल्स क्या है, मैंने आपको बताया थ्रोबिंग को हम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों पल्स क्यों होती है? जाहिर सी बात है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो बच्चों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आर्टरीज के अंदर बच्चों ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों इसका नाम क्या है? स्फिग्मो। मेरे साथ रिपीट करें, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या नाम है बच्चों? स्फिग्मो मैनोमीटर इज यूज। इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैनुअल। बच्चों मैनुअल का मतलब होता है हाथ से, एक होता है डिजिटल। डिजिटल का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ बच्चों मशीन जो है वो खुद ही रीडिंग दे देती है, आपने जो है वो आपको आपकी उस रीडिंग मेजरमेंट के अंदर जो है वो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मशीन जो है वो खुद रीडिंग दे देती है। ठीक है, लेकिन मैनुअल जो है बच्चों इसमें रीडिंग आपको खुद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर बच्चों ये इस्तेमाल होता है, मैनुअल का मतलब होता है कि हाथ से मेजरमेंट पैमाइश करने के लिए ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की पैमाइश करने के लिए, हाथ से पैमाइश करने के लिए बच्चों ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो है बच्चों वो डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम डिजिटली जो है वो ब्लड प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों इन दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? राइज एंड फॉल इन मरकरी कॉलम शो द रीडिंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर। बच्चों मरकरी कॉलम जो है उसमें राइज करना, उसका ऊपर जाना और फिर उसका फॉल, उसका नीचे आना। ठीक है, हम इसकी मदद से जो है वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेते हैं। बच्चों मैं आपको इस लाइन को समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्फिग्मोमैनोमीटर्स की जो है वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। बच्चों पहले जो है वो इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन अब बच्चों जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो हैं वो इस स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करते हैं। उसके बाद बच्चों फिर डिजिटल जो स्फिग्मोमैनोमीटर है ये भी जो है वो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, इसकी मदद से भी जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको जो है वो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के हवाले से बच्चों बताऊं तो बच्चों इससे ब्लड प्रेशर को इस तरह से मेजर किया जाता है कि जो बच्चों आपको नजर आ रहा है ना कफ, बच्चों इस कफ को जो है वो नॉर्मली लेफ्ट आर्म के ऊपर बच्चों इस तरह से बांध दिया जाता है। लेफ्ट आर्म के ऊपर बच्चों यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर इसको बांधते हैं। उसके बाद बच्चों ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को बच्चों इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं और फिर बच्चों ये जो आर्टरी है जिसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, किसका नाम देते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। बच्चों ये जो ब्रेकियल आर्टरी है असल में हम इस आर्टरी के अंदर से जो है वो फिर ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। फिर बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, हम इसकी मदद से जो है वो हवा भरते हैं। बच्चों जब इसकी मदद से जब हम हवा भरते हैं तो यहाँ पे ये जो मरकरी कॉलम है ये उस एयर के प्रेशर को जो है वो इस कफ के अंदर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, जब हम इसके अंदर प्रेशर भर रहे होते हैं, हवा भर रहे होते हैं, तो ये जो मरकरी कॉलम है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इस मरकरी कॉलम के अंदर जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ जाती है। फिर बच्चों ये जो एयर वाल्व है फिर हम इसको आहिस्ता से खोलते हैं और यहाँ से प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। जैसे जैसे यहाँ से प्रेशर कम होता है जो मरकरी का कॉलम है वो ऊपर से नीचे आता है। फिर बच्चों ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी मदद से हम यहाँ पे साउंड्स को जो है वो सुन सकते हैं। फिर बच्चों उन साउंड्स की मदद से हम यहाँ से जो मरकरी कॉलम के नीचे आने
की वजह से बच्चों जो साउंड्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर बच्चों, उनकी मदद से फिर हम यहाँ से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को जो है वो मेजर करते हैं। बच्चों वैसे मैंने आपको जो है इसका एक जनरल सा ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन इसको ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से किस तरह से मेजर करते हैं बच्चों, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसको आपको एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल से बताना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपके बुक के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली जो है उसके हवाले से गाइड कर दिया है। अगर आप जो है वो सीखना चाहें कि स्फिग्मोमैनोमीटर से जो मैनुअल ब्लड प्रेशर जो है उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो बच्चों आप जो है वो इसको डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जो है वो इसको सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बच्चों अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस केस में उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कौन कौन से स्टेप्स लेती है, हमने उन तमाम चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो है बैरो रिसेप्टर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बैरो रिसेप्टर्स के हवाले से क्या जानते हैं। बच्चों जो लफ्ज़ है ना बैरो, ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। रिसेप्टर्स किससे कहते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स हम कहते हैं हमारी बॉडी का वो हिस्सा बच्चों जो कि हमारी बॉडी के अंदर या बाहर होने वाली किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट करता है, उसको हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। जिस तरह बच्चों जो एयर्स हैं ये रिसेप्टर का काम करते हैं साउंड वेव्स के लिए, जो हमारी आइज़ हैं ये लाइट के लिए रिसेप्टर का काम करती हैं, हमारी नोज़ जो है बच्चों ये अलग अलग केमिकल्स को बच्चों स्मेल करती है, इस तरह से एक रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है। तो बच्चों बैरो रिसेप्टर्स क्या हैं? ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेशर के अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। कौन सा प्रेशर बच्चों? ब्लड प्रेशर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको क्या करते हैं बच्चों? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, प्रेशर रिसेप्टर्स बच्चों आर नोन एज बैरो रिसेप्टर्स। जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, जो प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं, उन्हें ही हम असल में बैरो रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। बच्चों इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरीज एंड एओर्टिक आर्क। बच्चों ये दो मेन जगहों पर मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज और एक को हम कहते हैं एओर्टिक आर्क। बच्चों कैरोटिड आर्टरीज क्या हैं? यहाँ पे देखें बच्चों, ये ऐसी आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को सप्लाई करती हैं सर और दिमाग वाले हिस्से को, ठीक है। आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हेड रीजन एंड ब्रेन, ऐसी आर्टरीज को जो है हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। एओर्टिक आर्क बच्चों क्या है? ये आर्टरी का वो पोर्शन है डेट बेंड्स, जो मुड़ता है बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एओर्टा। अब बच्चों मैं आपको इन्हीं चीज़ों को जो है वो डायग्रामेटिकली नीचे से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों जो है वो एओर्टा निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बच्चों इस एओर्टा जो है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर। बच्चों यहाँ पे देखें, एओर्टा का वो हिस्सा जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, इसको जो बच्चों हम नाम देते हैं असेंडिंग एओर्टा। किसका नाम देते हैं? असेंडिंग एओर्टा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ से एओर्टा का वो हिस्सा जो कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है दिल के पीछे से, बच्चों इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। किसका नाम देते हैं? डिसेंडिंग एओर्टा। बच्चों इसका जो बेंडेड पोर्शन है जो कि असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा के दरमियान मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं एओर्टिक आर्क। क्या कहते हैं बच्चों? एओर्टिक आर्क। और इस एओर्टिक आर्क के अंदर बच्चों बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको आप एओर्टिक बैरो रिसेप्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी लोकेशन बच्चों क्या है? वो है कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज बच्चों क्या करती हैं? ये ऐसी आर्टरीज हैं जो कि दिल से बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको सप्लाई करती हैं। किसको सप्लाई करती हैं बच्चों? हेड, सर को एंड ब्रेन रीजन और दिमाग वाले हिस्से को सप्लाई करती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर भी जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इनको हम नाम देते हैं बैरो रिसेप्टर्स का, ठीक है। यहाँ पे देखें कैरोटिड आर्टरी बैरो रिसेप्टर्स। अब बच्चों ये जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये बच्चों आगे लिंक्ड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। किसके साथ लिंक्ड होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। अब बच्चों जो बैरो रिसेप्टर्स हैं जब ये ब्लड प्रेशर के अंदर आने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करते हैं तो ये इन सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जब बच्चों जो सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो दिमाग का बच्चों कंट्रोल सेंटर जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों ब्रेन का वो पार्ट है जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करता है। बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा तक पैगाम जाता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स जो है वो लेता है, ठीक है बच्चों। आए हम इसको जो है वो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारी बुक के अंदर रोल ऑफ बैरो रिसेप्टर्स जो है बच्चों इसके नाम से आप इसको लिखेंगे। बच्चों वो कहते हैं व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, फर्ज करें कि जब ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है, अब बैरो रिसेप्टर्स बच्चों फौरन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो अब बच्चों बैरो रिसेप्टर्स जो है फिर एक्टिवेट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को
और फिर बच्चों क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं ब्रेन तक। यहाँ पे आप देखें बच्चों बैरोरिसेप्टर्स ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया और इन्फॉर्मेशन को मेडुला ऑब्लोंगेटा तक भेज दिया। फिर क्या हुआ बच्चों, अभी जो कंट्रोल सेंटर था ना ब्रेन में, कौन सा कंट्रोल सेंटर बच्चों, ये असल में कंट्रोल सेंटर की बात हो रही है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों जो ब्रेन के अंदर फिर वो रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है बच्चों, वो इंक्रीज कर देता है, किसको इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बच्चों दिल के जो धड़कने की स्पीड है वो उसे बढ़ा देता है, ठीक है, जो हार्ट बीट है वो ज्यादा हो जाती है। और फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बच्चों जो दिल की दीवारें जो खून के ऊपर फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से वो फिर आगे खून की नालियों में बहता है, उस फोर्स को भी बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा तरीका क्या किया जाता है बच्चों, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दी जाती है आर्टरियूल्स के अंदर। बच्चों आर्टरियूल्स आपको पता है ये वो खून की नालियां हैं जो कि आर्टरीज के तकसीम होने के नतीजा में बनती हैं, ठीक है। अब बच्चों आर्टरियूल्स के अंदर वैसे जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन बच्चों अगर इनकी दीवारें जो हैं वो सुकड़ जाएं, फर्ज करेंगे नॉर्मल आर्टरियूल इतनी थी, लेकिन बच्चों अब वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजा में इसके अंदर का जो एरिया है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन बच्चों होती कैसे है कि इस आर्टरियूल्स की दीवार के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं जब बच्चों वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जब वो सुकड़ जाते हैं तो इसको भी बच्चों वो तंग कर देते हैं। जब आर्टरियूल की दीवारें तंग हो जाएंगी तो आपको पता है कि जो प्रेशर है बच्चों, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। आपको पता है ना प्रेशर जो है वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है। तो आप अगर प्रेशर और एरिया के दरमियान रिलेशन देखें तो ये इनवर्सली है, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चों जो रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इसको ज्यादा किया, और दूसरा आर्टरियोल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी। अब इसके नतीजा में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होकर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब बच्चों आगे देखें रेगुलेशन बाय हार्मोन्स, ठीक है, द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बच्चों जो ब्लड प्रेशर को तवील अरसे तक रेगुलेट करना हो तो इसको जो है वो हार्मोन्स के जरिए किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर खास हार्मोन्स हैं बच्चों जो कि रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। ब्लड के वॉल्यूम को कैसे रेगुलेट करते हैं बच्चों, वो इफेक्ट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन किडनीज। आपने इस चीज को ध्यान से समझना है बच्चों। अगर आप जो है वो ब्लड के ऊपर गौर करें तो ब्लड जो है बच्चों इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को जो है वो हम नाम देते हैं प्लाज्मा का, और स्टूडेंट्स एक को हम नाम देते हैं ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज का, ठीक है। अब बच्चों जो प्लाज्मा है ना इसका 92% जो है हिस्सा वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। बच्चों अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस केस में बॉडी की जरूरत क्या होती है, बॉडी की जरूरत ये होती है कि वो इजाफी पानी को जो है वो बाहर निकाल दे, ठीक है। अगर बच्चों हमारी बॉडी के अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और बच्चों फिर हमारी बॉडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो है वो ब्लड के अंदर लाया जाए ताकि ब्लड वॉल्यूम को दोबारा से नॉर्मल किया जा सके और ब्लड प्रेशर को जो है वो फिर से नॉर्मल किया जा सके। अब बच्चों इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो है किडनीज, ठीक है। बच्चों किडनीज के हवाले से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ बच्चों। किडनी जो है इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो किडनी को बनाता भी है और किडनी के अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल और एक को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, या फिर जिसे आप ट्यूब्यूलर पोर्शन भी कह सकते हैं। रीनल कॉर्पसल के आगे से दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, फिर इसके आगे से तीन हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे पहली बलदार नाली उर्दू में कहते हैं, लूपोफेनले, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे आखिरी बलदार नाली भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो पहले ही आता होगा, क्योंकि मैं आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी इसको समझा चुका हूं। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जब बच्चों पीछे से प्रेशर के साथ ब्लड आता है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको नजर आ रहा है बोमेन्स कैप्सूल, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बच्चों ये जो ग्लोमेरुलस है जो कि असल में कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, तो बच्चों इन बारीक दीवारों की वजह से ब्लड के अंदर से वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स, शुगर
जिसमें ग्लूकोज कह लिया, और उसके अलावा बच्चों मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। और बाहर कहाँ पे निकल आते हैं? इस मोमेंट्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं बच्चों? इस मोमेंट्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। नीचे बच्चों अगर मैं जो है वो आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं कि यहाँ पे जो है वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गए। फिर बच्चों वो जो वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बच्चों, फिर वो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आते हैं, फिर लूप ऑफ हेनले में आते हैं, फिर बच्चों वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि इस ट्यूबुलर पोर्शन के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके इर्द गिर्द दो तरह की कैपिलरीज मौजूद होती हैं। एक को हम नाम देते थे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का बच्चों, और दूसरे को हम नाम देते थे वेजा रेक्टा का। बच्चों अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको ये फिगर भी समझाई थी कल कि नेफ्रॉन का बच्चों वो पोर्शन जो कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और बच्चों उसका वो हिस्सा जो कि रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होता है बच्चों, उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उसे हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। अब बच्चों ये जो कैपिलरीज का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है? ये इस नेफ्रॉन से वाटर, सॉल्ट्स और ग्लूकोज को दोबारा से रीअब्सॉर्ब करता है, दोबारा से जज़ब करता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो रीअब्सॉर्प्शन है ना, इसको चेंज करके हम ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या है बच्चों? वो ज्यादा है, मतलब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर ज्यादा है। अब इस केस में हमने इजाफी वाटर को बाहर निकाल देना है ताकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तो इजाफी पानी को बाहर निकालने के लिए बच्चों हमारी बॉडी क्या करती है? यहां से वाटर और सॉल्ट्स की जो रिअब्जॉर्प्शन है इसको क्या कर देती है बच्चों? कम कर देती है। जब यहां से वाटर और सॉल्ट्स की रिअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा। जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो इजाफी पानी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। और अगर बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है, क्या है? कम है। एक तो ब्लड वॉल्यूम वैसे कम है, पानी पहले कम है, ऊपर से वो जो पानी था बच्चों वो इस बोमेंस कैप्सूल के जरिए इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आ गया, और फिर यहाँ से आगे यूरिन की शक्ल में जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? यहाँ से जो वाटर की रिअब्जॉर्प्शन है, वाटर और सॉल्ट्स की रिअब्जॉर्प्शन, इसको ज्यादा कर देती है ताकि ज्यादा पानी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंजर्व रहे और ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि किस तरह से जो रिनल ट्यूब्यूल के अंदर जो वाटर और सॉल्ट्स की रिअब्जॉर्प्शन है इसको असरअंदाज करके, इसको इफेक्ट करके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जाता है। और बच्चों जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी कि इस लाइन का जो है वो मतलब क्या है। उसके बाद बच्चों व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, बच्चों जब ब्लड वॉल्यूम फर्ज करें कम हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, वाटर कम है, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर बच्चों आपकी बॉडी जो है वो आपको बताएगी कि अब पानी कम है तो अब आपने पानी पीना है। ठीक है, तो फिर आपको प्यास लगेगी, तो स्पेशल रिसेप्टर्स बच्चों ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे जो कि आपको प्यास की सेंसेशन जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि आप पानी पिए और ब्लड वॉल्यूम जो है वो दोबारा से रेगुलेट हो। अब बच्चों यहाँ पर दो हार्मोन्स का रोल हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, एक है ADH और एक है ANH। हम दोनों को जो है वो डिटेल से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों ही, आपने दोनों को इसी तरह से पॉइंट्स की शक्ल में एग्जाम के अंदर लिखना है। बच्चों जो हार्मोन है ना ADH, ठीक है, इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन। और बच्चों इस एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो है वो एक और नाम है वैसोप्रेसिन। मैं आपको नीचे जो है वो डायग्राम से दिखाता हूं बच्चों। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। बच्चों अब ये निकलता कहां से है? ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से। बच्चों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके इस तरह से ना 3 लोब्स होते हैं। बैक साइड पे होता है इस तरह 3 लोब्स होते हैं, एक फ्रंट साइड पे होता है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब, इसको कहते हैं मीडियन लोब, इसको कहते हैं पोस्टीरियर लोब। जिसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको आप पोस्टीरियर लोब कहते हैं, वहां से जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन निकलता है। और बच्चों फिर ये निकल कर कहाँ पे जाता है? किडनीज के पास जाता है, और वहां पे जाकर बच्चों ये क्या करता है? ये वाटर और बच्चों वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन उसको क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों आए मैं आपको इसी चीज को जो है वो यहाँ से समझाता हूँ। इसका सोर्स देखें, इसका सोर्स क्या है? इट इज सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, पीछे वाला हिस्सा है, वहां से ही निकलता है। अब बच्चों वो कौन सी चीज है जो कि आपकी बॉडी को ये बताती है कि अब आपने
जो है वो एडीएच को रिलीज करवाना है, ठीक है। इसका ट्रिगर क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, बच्चों जब ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाए, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम में कमी क्यों आएगी, आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। बच्चों जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के नतीजे, कमी के नतीजा में बच्चों फिर क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है, किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मुतहर्रिक करता है। और उसको बताता है कि क्या रिलीज किया जाए, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज किया जाए। जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज हो जाएगा। अभी एडीएच क्या करेगा, ये ब्लड वॉल्यूम को ज्यादा करेगा, जिसके नतीजा में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब ये ज्यादा कैसे करेगा बच्चों, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देगा। यहाँ पे देखें एडीएच स्टिमुलेट्स किडनीज, एडीएच जो है बच्चों वो किडनीज को मुतहर्रिक करती हैं टू रिटेन मोर वाटर इन ब्लड, कि वो ब्लड के अंदर ज्यादा पानी को रखें अपने पास, ठीक है। एक्सक्रीटिंग लेस इन यूरिन, और कम पानी को जो है वो पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकलने दें। इट रिस्टोर्स, जब ज्यादा वाटर बच्चों ब्लड के अंदर आ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम दोबारा से बहाल हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, और फिर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों ये क्या करता है, ये आर्टरियूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। आर्टरियूल्स बच्चों मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के, एक कि किडनीज के अंदर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर और साल्ट्स की, उसको इफेक्ट किया जाए, और दूसरा आर्टरियूल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाई जाए, ठीक है। आर्टरियूल्स बच्चों जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब बच्चों वो रिलैक्स कर जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो एडीएच जो है बच्चों वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है आर्टरियूल्स को, जिसके नतीजा में आर्टरियल ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, कि एडीएच जो है बच्चों ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। बच्चों ये कब निकलता है, जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होता है। और ये काम कैसे करता है, दो तरह से काम करता है, किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, ताकि ज्यादा वाटर जो है वो ब्लड के अंदर रहे। दूसरा ये आर्टरियूल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसके नतीजा में जो आर्टरियल ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला हार्मोन है उसका नाम है ए एन एच। क्या नाम है बच्चों, ए एन एच। बच्चों ए एन एच का क्या मतलब है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक हार्मोन। बच्चों यहाँ पे देखिए एट्रियल, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट, उसके बाद आर आई री, उसके बाद यू, और उसके बाद रेटिक। एट्रियल नेट री यू रेटिक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एट्रियल नेट री यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एट्रियल नेट्री यूरेटिक हार्मोन, जिसको आप एएनएच भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों एएनएच की एब्रीविएशन क्या है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक हार्मोन। अब बच्चों ये इसका सोर्स क्या है, ये निकलता कहां से है, ये राइट आर्ट्रियम के अंदर बच्चों जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है, ये उनके जरिए जो है वो खारिज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम, इंपॉर्टेंट है, जो राइट एट्रियम की दीवारें हैं उसके अंदर खास तरह के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। बच्चों एंडोक्राइन सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो बच्चों राइट एट्रियम की दीवारों के अंदर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि एट्रियल नेट्री यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है कि एएनएच जो है वो रिलीज होता है किसके जरिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका आंसर क्या होगा, राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है वो राइट एट्रियम है। उसके बाद बच्चों इसका ट्रिगर क्या है, वो कौन सी चीज है जो कि राइट एट्रियम को स्टिमुलेट करती है कि वो एएनएच को रिलीज करे। बच्चों आपको पता है कि जो राइट एट्रियम है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से। अब बच्चों जब राइट एट्रियम के अंदर बच्चों जो ब्लड आ रहा है, जब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा ब्लड बच्चों राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो उसकी दीवारें स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से मुराद है उसकी दीवारें फैलेंगी। क्यों फैलेंगी, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो बच्चों फौरन से जो राइट एट्रियम के एंडोक्राइन सेल्स हैं वो एएनएच को रिलीज करेंगे, और फिर एएनएच क्या करवाएगा, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, और ऑटोमेटिकली फिर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन देयर इज अ स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रियम, बच्चों जब एट्रियम की दीवार की स्ट्रेचिंग होगी, जब वो फैलेगी बाय एन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ज्यादा ब्लड वॉल्यूम की वजह से, तो जो राइट एट्रियम है वो एट्रियल नेट्री यूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा। बच्चों फिर इसका फंक्शन क्या है, इट स्पीड्स अप, ये बढ़ा देगा किसको, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर थ्रू यूरिन। कि बच्चों ये जो यूरिन है ना उसमें यहाँ से जो वाटर और सॉल्ट्स की रिएब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देगा। जब वाटर और सॉल्ट्स की रिएब्जॉर्प्शन यहाँ से कम होगी तो यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो ब्लड से इजाफी पानी जो है वो यूरिन की शक्ल में बाहर निकल जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्पीड्स अप कर देगा एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और साल्ट्स थ्रू यूरिन व्हिच लोअर्स द ब्लड वॉल्यूम, जो कि ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों ये क्या करेगा, ये वेजोडाइलेशन भी करवाएगा। जो आर्टरियूल्स है ना,
ठीक है, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगा, ठीक है, जिसके नतीजा में वहां पे जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों, ये नॉर्मल आर्टरियोल था, अब यहाँ पे जब स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों जब यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा और ब्लड वॉल्यूम को जो है वो नॉर्मल करेगा, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बच्चों ज्यादा हुआ, राइट एट्रियम की दीवार से एएनपी, बच्चों एएनपी लिखा हुआ है, एएनपी का मतलब होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। असल में ये काफी सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने के नतीजा में ये हार्मोन बनता है, तो इसी वजह से इस हार्मोन को हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं। अभी बच्चों ये क्या करता है, ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को ज्यादा कर देगा, और दूसरा ये वेजोडाइलेशन करवाएगा, जिसके नतीजा में बच्चों जो ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, और फिर जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।